स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड का लेक्चर नंबर 2। और लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? स्ट्रेस के बारे में पढ़ लिया था, स्ट्रेन के बारे में पढ़ लिया था। स्ट्रेस में हमने क्या सीखा था कि फोर्स पर यूनिट एरिया की बात हो रही थी, जहां पर ये जो फोर्स है वो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स होता था, है ना, जो कि अप्लाई होता था बॉडी के थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, और उसकी मदद से वो क्या करता था, अपनी पुरानी शेप को रीगेन करता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि क्यों फोर्स पर यूनिट एरिया की बात हो रही है। तो इसी कहते थे अपन स्ट्रेस। और हम लोग ये भी कहते थे कि अगर एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, है ना। तो अपन F एक्सटर्नल अपॉन ए भी कर सकते हैं, मतलब ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो अगेंस्ट जो है आपके एक्सटर्नल फोर्स के जैसे ही तो होगा, जिसने उसको डिफॉर्म किया, फिर वापस से उतना ही फोर्स लगाएगा तभी वापस से वो पुराने शेप में आएगा। उससे अगर कम फोर्स लगेगा तो वो नहीं आ पाएगा, वो एक कुछ परसेंटेज ऑफ बॉडी रिस्टोर होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर मैंने 10 न्यूटन का बल लगा करके एक बॉडी को जो कि इतनी बड़ी थी उसको छोटा कर दिया, तो अंदर से भी 10 न्यूटन का बल लगेगा तभी तो वापस से सेम शेप में आएगी। तो इसीलिए वो फॉर्मूला बना था F इंटरनल अपॉन A इक्वल टू F एक्सटर्नल अपॉन A। अगर 100% बॉडी रिस्टोर हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस रह जाएगा। ठीक, ये बताया मैंने। फिर आपको स्ट्रेन पढ़ाया है ना। स्ट्रेस और स्ट्रेन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्ट्रेन के अंदर हमने सीखा था कि भैया ये रेशियो होता है जो चेंज इन डायमेंशन अपॉन द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द बॉडी करेंगे तो जो मिलेगा उसे कहते हैं स्ट्रेन। यहाँ पर फोर्स की कोई चीज नहीं थी। स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यू विल गेट कि स्ट्रेन में जो न्यूमरेटर की डायमेंशन होंगी या क्वांटिटी की यूनिट होगी वही डिनोमिनेटर की भी होगी। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल 3 टाइप के पढ़ाए थे आपको, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप ऑफ स्ट्रेन, वो तो आपको याद ही होगा, है ना, याद है ना, याद है। पहला क्या था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा वो तो आखिरी था, है शेयर स्ट्रेस, और उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक, है ना। लॉन्गिट्यूडनल के भी 2 टाइप्स थे जैसे। हाँ, तो वो तो ठीक था, टेंसाइल हो गया और आपका दूसरा हो गया, ठीक है। लेकिन जो मेजर मेन टाइप वो तो 3 टाइप माने जाते हैं ना। अब उसमें तो एक रस्सी को ले लो और एक रॉड ले लो, है ना, लेंथ की बात होती है। लॉन्गिट्यूड में ये सीखा था कि लेंथ में ही डायमेंशन चेंज आएगा और कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है। शेयर में क्या होगा कि विद रिस्पेक्ट टू लोअर, ऊपर वाले में क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा बट वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। और आखिरी वाले में देखा था कि वॉल्यूम ही चेंज हो जा रहा था। तो ये डिफरेंस था तीनों में, उसका उसी से बना था ये आपका स्ट्रेन। बिकॉज अब हम उन बॉडीज के अंदर जो डायमेंशन चेंज आ रहा था उसकी बात करने लग रहे थे, तो वहां से स्ट्रेन बनता। तो ये है स्ट्रेस स्ट्रेन, क्योंकि यंग मॉड्यूलस जो है आपका ऑफ इलास्टिसिटी जो अभी करेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ही थ्रू जानेंगे नेचर ऑफ द बॉडी, वो कितना इलास्टिक है या फिर वो प्लास्टिक बॉडी है। समझ में आ रहा है? तो हम उस तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए हमें ये सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। देखिए, तो आज हमें पहले पढ़ना है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर। तो सबसे पहले एंगल ऑफ शियर याद कर लो, क्योंकि हमने ये पढ़ाया था। क्या होता था भैया कि अपर बॉडी का जो डायमेंशन चेंज आया उसमें जो एंगल बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। बिकॉज शियर स्ट्रेस के अंदर, ये स्ट्रेन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि हम किसी भी बॉडी का अपर पार्ट क्या करते हैं, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं तो अपर पार्ट का डायमेंशन चेंज होगा, लेकिन नीचे वाला एज इट इज जहां पर है वहीं पर रहेगा। तो इसका मतलब अगर देखोगे ध्यान से कि ये क्यूब है, अगर ऊपर से हमने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ये क्या होगा, बेंड हो गया, ठीक है। अगर एक फेस को देखेंगे तो पैरेललोग्राम की तरह दिखेगा, है कि नहीं। तो लोअर फेस जहां था वहीं पर है, अपर फेस आपका क्या हो गया, एक एल लेंथ से डिस्प्लेस हो गया, ठीक। अब अगर हम इस ए वर्टेक्स की बात करें तो ए बन गया ए डैश, तो ए डैश बी और ए के बीच में एक एंगल बनेगा, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, शियर एंगल, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट, शियर एंगल क्या होता है, ये जरूरी है जानना कि शियर एंगल क्या होता है, क्योंकि अगर नहीं जानोगे तो फिर यहाँ करोगे कैसे कि भैया एंगल ऑफ ट्विस्ट कैसे निकालेगा। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है भाई, किसी भी कपड़ा कभी तो साफ किया होगा, पानी निचोड़ा होगा कभी, तो एक आदमी ऐसे पकड़ खड़ा होता है और दूसरा उसको घुमाता है, तो जब वो एक रिवोल्यूशन करेगा वो 360 डिग्री हो गया। अगर जिस जैसे ये पेन है, ठीक, अब अगर इसको मैं आगे से घुमा रहा हूं, दिख रहा है, देखते हैं, इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, तो इसमें एक स्टेन लगा दूं मैं, तब तुम्हें दिखने लगेगा कि वो स्टेन घूम रहा है सर्कल सर्कल, है ना। तब तुम्हें एक्चुअल दिखेगा कि तब तुम्हें ऐसा दिखेगा कि ये 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। 360 कैसे बनेगा कि जब वो पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा सर 360 हो गया, राइट। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ ट्विस्ट, क्योंकि आपका एक एंड हमेशा फिक्स रहेगा, एक एंड क्या रहेगा, एक फिक्स रहेगा और एक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैंने इसको इस तरीके से ट्विस्ट किया तो यहाँ से वर्टेक्स चेंज हो, ये
एक्चुअली पुरानी पोजीशन है और ये नई पोजीशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो अब तो आ रहा होगा। यहाँ था, हमें ट्विस्ट किया, यहाँ तक गया, है ना? मैंने कहा ना स्टेन लगाने की जरूरत होती, रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए। कैसे पता चलेगा कि ये घूम भी रहा है कि नहीं घूम रहा है? ठीक, तो अब हम अगर चाहे तो ये अगर रेफरेंस लाइन हो गई मेरी, तो ये हो गया एंगल, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंगल ऑफ ट्विस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अब अब हमें शेयर एंगल चाहिए, ये बीच वाला एंगल हो गया बस ये, ठीक। और अगर शेयर एंगल चाहिए, शेयर एंगल क्या करता है भाई? रेफरेंस लेकर के एक लाइन खींच दो, ऐसे खींच दो, ये एंगल जो बन जाएगा, ये शेयर एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? पुराने वाला जो था, है ना? एंगल ऑफ ट्विस्ट कहां बनेगा? विद द एक्सिस बनेगा ना भैया। कहां बनेगा? विद द एक्सिस, क्योंकि आप इस सेंटर से एंगल बना रहे हो, ये दिस इज योर एंगल ऑफ ट्विस्ट। लेकिन शेयर एंगल क्या कहता है कि भैया आपका जो भी डायमेंशन है, अब इसने हुआ क्या ना, इसमें हुआ कि नीचे की तरफ बना दिया, ऐसे तो थोड़ा उल्टा खोपड़ी दोनों का जो है घूम गया। अब हम इसको पूरा रिवर्स करके बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। आपको हमेशा आदत है नहीं मेरे को सीधा सीधा बढ़ाओ, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, है ना? ये हो गया बेटा, ये सेंटर। जब भी एंगल ऑफ ट्विस्ट बनेगा, कहां एंगल ऑफ ट्विस्ट बनेगा? किस तरफ बनेगा? सेंटर के, सेंटर, सेंटर यानी कि एक्सिस, ठीक है। अब अगर हमने बोला कि ये एक पॉइंट था, ठीक है, ये आपका एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं, इसको अपन बी लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? और अब इसके ही ऊपर एक एज इट इज ऊपर ले लिया हमने एक पॉइंट ए। अभी ये ओरिजिनल डायमेंशंस में है, ओरिजिनल शेप में है, ठीक है जी बेटा। कौन है भाई? कौन माइक ऑन कर रहा है बताइए? ओम भी आ गए हैं, ठीक है, अरे बहुत बढ़िया, आज तो पूरी जनता आ गई है ऑनलाइन। चलिए देखिए, किसी को डाउट हो भैया तो पूछिए चैट के अंदर जाके, मैं देख रहा हूँ, ठीक। अब मैंने कहा कि यहां से इसको घुमाना स्टार्ट करो, क्या कर रहे हैं? इसको घुमाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझना, अब हम इसको पहले एक्सिस से क्यों जोड़ेंगे? ताकि हमें जो चेंज इन पोजीशन ऑफ ए मिले, जिससे कि एक्सिस का जो एंगल बना रहा है, तो एक रेफरेंस लाइन जो ओरिजिनल पहले पोजीशन थी उससे बना ली हमने, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी रेडियस हो जाएगी। पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए क्या करेंगे? रेडियस ही तो बनाते हैं ना सेंटर से, ठीक है। अब मैंने कहा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि टेढ़ा है, थोड़ा दोबारा बनाते हैं, ये हो गया, ठीक है, ये पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट ओ हो गया, ये क्या होगा बेटा? रेडियस हो गया। अब मैंने कहा कि आफ्टर ट्विस्टिंग, तो ट्विस्टिंग के बाद ये कहां चला जाएगा? ए, नई पोजीशन ए डैश, जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर से इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एक सिंपल सा सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, तो मुझे कुछ चेंज इन पोजीशन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था हम लोग ने कि एक्चुअली पोजीशन कहां से कहां गई थी, ये यहां से यहां कितना आ गया? थीटा, यही तो है एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट, समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि शेयर कैसे निकलेगा। शेयर तो कहता था एक पॉइंट फिक्स रहेगा एक एंड पर, है ना? बॉटम फिक्स कर दिया, बी अपनी जगह पर पड़ा हुआ है, कौन घूम रहा है? ए घूम रहा है, तो क्या करेंगे? ये जो एंगल है ये क्या है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्योंकि ये क्या कहेगा भैया, हमारे ऊपर पहले ये थे, तो फिर मैंने कहा कि जो भी फोर्स लगाएगा, इसे फोर्स लगाओगे बेटा हमेशा टेंजेंशियल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई इसको सर्कुलर मोशन कराना है तो आपको हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो टेंजेंशियल फोर्स हो गया कि नहीं हो गया? हमारी जो कंडीशन ऑफ शियर स्ट्रेन थी वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसका मतलब है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? शियर। समझ में आ गया? चलो अगर समझ में आ गया तो लिखना स्टार्ट। हाँ ऑब्वियसली। अरे यार जब आप कपड़ा नहीं चुटला बेटा तुम अपनी जैकेट लाओ, नहीं तो ना ये समझ नहीं पाएगी। तुम्हारी जैकेट अच्छी है यार, तुम्हारी जैकेट काम करेगी। डोरीमोन वाली जैकेट है तुम्हारी? आप ही ने नाम दिया सर। चलो बहुत बढ़िया, हमें तो याद भी नहीं। जरा आना पड़ेगा, किसी को आना पड़ेगा, हम दोनों हाथ से थोड़ा ना पकड़ेंगे, थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए भैया दिख रहा है जनता थोड़ा ऊपर, हाँ बहुत बढ़िया। देखो इनका हाथ रुका हुआ है, एक एंड रुका हुआ है, दूसरा एंड घूम रहा है। ये क्या हो रहा है? इस टाइम ट्विस्ट ही तो हो रहा है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू वो एंगल ऑफ ट्विस्ट हो गया। अब अगर हम पुरानी पोजीशन मान लो यहाँ पर आ गई, ठीक, और पहली पोजीशन पीछे थी, तो ये एंगल जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? शेयर एंगल। इतना ही करना था। चलो तुम्हारी जैकेट जो है आज बहुत काम आ रही है। हाँ चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई लिखिए इसमें, when a cylinder of length L, यही लिखना है। इसको मिटा दूं, मेरा फिगर बना दो, वो भी बना दे दूं, या मिटा दूं मैं इसको? सबने बना लिया? चलो मैं हटा दें इसको।
cylinder of length L and radius R is fixed at one end and tangential force is applied at the other end, then cylinder gets twisted. Cylinder gets twisted according to figure ABA dash is the angle of shear समझाया मैंने तो पूरा समझाया ना। तो अगर हम देखें तो आर्क क्या है, आर्क क्या हो जाएगा ए डैश, ए डैश क्या हो जाएगा आर्क, और आर्क की वैल्यू क्या होती है रेडियस इनटू थीटा, रेडियस इनटू थीटा, थीटा किस में होता है रेडियन में। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना था थीटा, रेडियस कितना हो गया सिलेंडर का जो भी रेडियस रहा होगा, ठीक है, आर इनटू थीटा कर दिया मैंने, तो मुझे ए डैश की लेंथ मिल गई, ठीक है। अगर इन टर्म ऑफ, अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ शेयर एंगल, ठीक है, तो एक आर्क ऊपर ही बन रहा है, कैसे ध्यान से देखो, ये हो गई लेंथ, लेंथ मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो ये जो आपका दूसरी वाली लेंथ है, ये जो आपका बी ए डैश है, ये भी अप्रोक्सीमेटली एल के बराबर होगी, एंड ये हो गया आपका आर्क क्या हो जाएगा ए डैश। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आर्क ए डैश इज ऑल्सो इक्वल टू L, L will act as radius, L क्या हो जाएगा रेडियस, और इंटू थीटा की जगह क्या आ जाएगा फाइव, क्या आ जाएगा फाइव। ये बेटा याद रखना, ये तब होगा जब हमेशा छोटा एंगल फाइव होगा, बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा तब तो भैया हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि तो तब L कभी भी रेडियाई नहीं हो सकता, अलग अलग हो जाएगी लेंथ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देन देयर इज अ रिलेशन फाइव इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन, ठीक है, ये रिलेशन होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट और एंगल ऑफ शियर के बीच में। चले भाई आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आगे बढ़ जाए, चलो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए एक एनिमेशन दिख रहा है आपको, ये हम लोग बनाएंगे भी, ठीक है, आपको बनाना है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये एक्चुअली ये जेएफ कैसे बनाई है, वो होता है डिजिटल लैबोरेटरी उससे। तो देखो एक पॉइंट पर वो जो आपका रबर है या कुछ भी आप कह लो, ऐसा मटेरियल है जो कि इलास्टिक नेचर का है, वो टूट जा रहा है ना, एक पॉइंट में आने के बाद उस वो कौन सा पॉइंट है, अरे ये तो ब्रेकिंग लिख के आ रहा है, तो वो कौन सा पॉइंट है ब्रेकिंग, मैंने लिखवाया था ना, ये वो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है जिस पर बॉडी क्या हो जाए अपने इलास्टिक नेचर को छोड़ दे और ब्रेक डाउन रीजन में चली जाए, ब्रेक हो जाएगी, फिर वापस से रिस्टोर होने का कोई चांस नहीं है। तो यही है आपका ग्राफ, इसी कहते हैं भाई स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसमें स्ट्रेस क्या रिप्रेजेंट कर आपको अच्छे से पता है कि स्ट्रेस का ही आपका डायमेंशनल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेन होता है, बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस से क्या होता है बॉडी का डायमेंशन चेंज होता है ना, और अगर उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो स्ट्रेन क्या होता है भाई, चेंज इन डायमेंशन ऑफ वन ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द बॉडी। तो इन दोनों का कर्व बनाया जा सकता है, जहां स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको ये ग्राफ
मिलेगा जिसमें अलग अलग पॉइंट्स को डिफाइन किया गया है। अभी मैं दोबारा से बनाऊंगा, ठीक है, एक ग्राफ। एनिमेशन समझ में आ गया? अभी इसको मैं बनाऊंगा वो बनाना, ठीक है। पहले लिख लो, मैं इसको और डिटेलिंग करूंगा इसमें ना, इसमें 2 पॉइंट कम है, वो भी इंक्रीज करना है, ठीक है। ये एक रफ आइडिया देने के लिए था, आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में होता क्या है, ग्राफ बना कैसे, इसको देखना इंपॉर्टेंट, यही दिखाने के लिए एनिमेशन है, बाकी चीज़ें आपको पता है, ठीक है, कि वो एक्चुअल में होता क्या है, बॉडी के अंदर चेंज कैसे कैसे आता है, ठीक। उस चेंज को ही रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ, आपको बनाना है। ये ग्राफ ज़्यादा ही डिटेलिंग में है, ठीक है। इसमें पॉइंट्स थोड़े से ब्लरी हो चुके हैं। ये पॉइंट आपका एक यहाँ है, एक पॉइंट आपका यहाँ है ए, और ये है आपका पॉइंट सी। तो ये है आपका ए, बी एंड सी, दिस इज योर बी, और ये सब आपको बनाना है, ठीक है। बी है आपका यील्ड पॉइंट, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में ही मैं सब कुछ लिखवाऊंगा, तो वो चीज़ आपको लिखनी है। ये लिखा हुआ है सिग्मा वाई, ये लिखा हुआ है सिग्मा वाई, यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा यू, ठीक है। बाकी सब कुछ समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर भी दिख तो वैसे भी रहा था, मैंने पॉइंट्स बना दिए दोबारा। चलिए भाई, लिखना स्टार्ट करें। मैं लिख रहा हूँ, आप साथ में फॉलो करो, ठीक है। इसमें मैं ग्राफ के हिसाब से सब कुछ डिफाइन करूँगा, ठीक है, तो समझ में भी अच्छे से आएगा। इन द रीजन बिटवीन O to A, O और A के बीच के रीजन की बात हो रही है, जहां पर स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ठीक है। द कर्व इज लीनियर, द कर्व इज लीनियर। ठीक है, सब कुछ दिख रहा है। अब लिखो, curve is linear, Hooke's law is obeyed, Hooke's law is obeyed। अब ये Hooke's law क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसके बारे में Hooke's law भी पढ़ेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुक साहब क्या होता था भाई, बताइए, आप बताइए, हुक साहब ने क्या बताया? Ratio of stress and strain is constant. उन्होंने ये बोला था कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट वो फेल हो गया था, ठीक है। बिकॉज हमने ये जब अभी एनिमेशन देखा था, हमने देखा कि कुछ देर तक तो ऐसा हुआ कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। स्ट्रेट लाइन मतलब बेटा याद रखो, अगर कभी भी आपने 9th क्लास में पढ़ा y = x ग्राफ बनाओगे तो हमेशा क्या बनेगा, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें कि y/x की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने लगी कि वो 1 होगा, इस केस में क्या होगा 1, राइट। अगर ये रेशियो कांस्टेंट है, इसका मतलब ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ये बहुत बेसिक नॉलेज हुई थी हम लोग को पहली बार 9th क्लास में। अब अगर बात करते हैं, हुक साहब ने यही बोला था कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करोगे तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी, और वो चीज दिखी भी। जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया तो O to A पाया गया कि स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसका मतलब हमने ये माना कि अप टू सर्टेन लिमिट ये बात तो सच है, बिकॉज उसके बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के बाद मैंने देखा कि बॉडी का नेचर बदल रहा है, तो वहां से बी, सी और बाकी चीजें इंट्रोड्यूस होने लगी, ठीक है। वही हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। लिखिए इसमें इसके बाद कि in the region between O and A the curve is linear, Hooke's law is obeyed in this region. In this region, the solid behaves as an elastic body. इसका मतलब ये है कि अगर इस सर्टेन लिमिट के अंदर अगर हम बॉडी को रिलीज करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफॉर्मेशन फोर्स, तो वापस से वो 100% अपने शेप को रिगेन कर लेगा। तो यही बोला है कि इस रीजन के अंदर सॉलिड बिहेव करता है कि इलास्टिक बॉडी की तरह, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इन द रीजन ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन
are not proportional, but body regain its original shape and size when deforming force is removed. तो ये कह रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा हुक्स लॉ की बात सही नहीं पाई गई, यहाँ पर स्ट्रेट ग्राफ तो नहीं मिला, लेकिन एक और चीज ऑब्जर्व की गई कि अगर बॉडी को बी पॉइंट के अंदर अगर हमने रिलीज कर दिया डिफॉर्मिंग फोर्स के अंदर से, तब भी 100% वो अपना शेप एंड साइज रिगेन कर पा रहा था। तो ये वो पॉइंट हो गया जिसको कह रहे हैं प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया ए, और बी हो गया यील्ड पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? यील्ड पॉइंट कहते हैं। इसके बाद देखना बॉडी में क्या होगा, डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट बी इज नोन एज इलास्टिक लिमिट, या फिर आगे लिख लीजिए नया पॉइंट बना लीजिए, पॉइंट बी इज नोन एज इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी, या फिर यील्ड पॉइंट। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसको बस एक ही बार लिखना है, दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी आपको याद हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इफ द लोड इज इंक्रीज, या फिर ऐसे लिख लो, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग पढ़ना आपको आदत है ना, इंक्रीज फर्दर अगर b के बियॉन्ड हमने स्ट्रेस को इंक्रीज कर दिया बाय इंक्रीजिंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसके आगे देखिए, देन स्ट्रेन, क्योंकि कौन बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी, इंक्रीजेस रैपिडली। अगर अभी किसी को समझ नहीं आ रहा तो रुक जाता हूँ मैं, यहाँ समझा देता हूँ आपको। अगर बेटा ग्राफ में नोटिस करो कि दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक y होता है, एक x होता है ना। तो अगर y की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्राफ बहुत स्टीप हो जाएगा। स्टीप मतलब बहुत y एक्सिस से करीब भागेगा, है ना। लेकिन अगर x की वैल्यू बढ़ने लगेगी और y की कम बढ़ेगी तो क्या होगा, वो हमेशा से क्या होगा, फ्लैट होने की तरफ भागेगा। नोटिस करो ये ग्राफ किधर जा रहा है, फ्लैट होने की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसका मतलब है, इसको देख के ऑब्जर्वेशन से सीख सकते हैं कि इसका मतलब स्ट्रेन, क्योंकि x एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ रहा है आफ्टर यील्ड पॉइंट। स्ट्रेस की कम, हल्का सा स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा हमें बॉडी के अंदर देखने। इसका मतलब है स्ट्रेन होता क्या है, चेंज इन डायमेंशन, बॉडी का डायमेंशन बहुत तेजी से चेंज हो रहा है आफ्टर इलास्टिक लिमिट। समझ में आ रहा है? तो ये उस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इन द रीजन B to D, in the region B to D, when deforming force is removed, अब बताइए जरा पावनी, अब क्या वो 100% रिगेन कर सकता है? कर सकता है बी एंड डी के बीच में? मैंने कहा कि अगर मैंने सी पर ले गया, यहाँ पे छोड़ दिया, इसके ऊपर फोर्स लगाना छोड़ दिया, तो क्या 100% रिगेन कर जाएगा? नहीं करेगा ना। तो ये बोलो, यही तो पूछ रहे हैं। लिखिए लिखिए लिखिए, द बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए।
लिखिए इवन, उसी में लिखना है, इवन व्हेन स्ट्रेस इज इक्वल टू 0 strain is not equal to 0. ठीक है, द मटेरियल इज सेट टू हैव अ परमानेंट सेट। तब मटेरियल कहते हैं कि वो परमानेंट सेट वाले स्टेज में आ चुका है। द मटेरियल इज सेट टू हैव परमानेंट सेट। खा लो भाई, जाओ मक्खन मलाई खा के आओ, बुला रहे हैं नीचे। अब जब बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन रिटेन रह जाता है तो उस रीजन को कहा जाता है प्लास्टिक रीजन। तो लिखिए द रीजन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट या फिर बियॉन्ड B is called प्लास्टिक रीजन। बस जानकारी के लिए बेटा, इस चैप्टर में आपको मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सब थ्योरी ही है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा और सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज कर्व्स पहचानने आने चाहिए आपको। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ में एक स्टेज आता है जिसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टेज। वहाँ पे पॉइंट D है और एक लिखा हुआ फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, क्योंकि उसके बाद कभी भी बॉडी क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। ठीक है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस जितना वो क्या कर सकती है, वियर कर सकती है, उतनी की बात हो रही है। तो नेक्स्ट लिखिए पॉइंट D, पॉइंट D correspond to the tensile strength, corresponds beyond this point additional strain is produced by even reduced applied force. ये बात समझना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कि इस पॉइंट के बाद होता क्या है। अगर तुम्हें ग्राफ पढ़ने आता है तो तुम इजीली कह सकते हो सर एट पॉइंट ई जो स्ट्रेस का लेवल है वो कम है, पॉइंट डी पे स्ट्रेस का लेवल ज्यादा है। कह रहे हैं इसके बाद तुम फोर्स कम भी कर लोगे तब भी स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। जैसे एक अगर कट आ गया, अगर आप किसी से खींच रहे हो, हल्का सा वो ब्रेक हो चुका है, उसके बाद आप हल्का भी फोर्स लगाओगे तो बहुत तेजी से टूटने लगता है कि नहीं ऐसा। तो वही चीज अभी एनिमेशन में ये बहुत अच्छे से दिखाई गई है एक्चुअल में। अभी देखना तुम, पहले स्ट्रेस बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वो पॉइंट अब इसके बियॉन्ड वो कभी भी ब्रेक हो सकता है, यानी कि और उसके अंदर डिफॉर्मेशन परमानेंट आने वाला है। ठीक है, तो सी के बियॉन्ड अगर तुम नोटिस करोगे तो ये मोशन है रिलेटिव कम हो जाएगा, लेकिन बहुत तेजी से इसके अंदर चेंज आएगा। तुम इस पे फोकस करना, देखो ये देखो, उसके बाद स्लो हो गया। जब उसके अंदर क्रैक आ चुके थे तो मतलब वो कहाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ क्रॉस कर चुका है, उसका तो वो कम फोर्स भी लगा रहा है तब भी ब्रेक हो रहा है बहुत तेजी से। तो वही बात कह रहे हैं कि भाई पॉइंट डी के बियॉन्ड अगर आप हल्का सा भी फोर्स, मतलब एक टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद अगर आप रिड्यूस भी कर दोगे फोर्स को, तब भी आपका स्ट्रेन होता रहेगा सिग्निफिकेंट अमाउंट में। समझ में आ गया? लिखिए एंड फ्रैक्चर अकर एट पॉइंट ई, फ्रैक्चर मतलब अब दो बॉडी अलग, दो टुकड़े हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब एक नई चीज सीखते हैं। ये तो समझ में आ गया, हमने ग्राफ की स्टडी कर ली। ठीक, अब हम सिर्फ ग्राफ को देखकर कैसे बता सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, वो ब्रिटल है या डक्टाइल है, ऐसे कैसे पता चलेगा। देखो देखो उसके अंदर ये बहुत ही काम का ग्राफ है नेचर ऑफ मटेरियल को जज करने के लिए। इफ प्लास्टिक रीजन इज लार्ज,
अगर किसी बॉडी का प्लास्टिक रीजन लार्ज है, then material will be ductile. ठीक है. नेक्स्ट, if plastic region is small, then material will be क्या होना चाहिए पावनी, क्या होगा डक्टाइल का रिवर्स ब्रिटल. ठीक है बेटा, ये हो गया. तो ये भी तुमने सीख लिया एक नई चीज़ की, अगर हमें सिर्फ ग्राफ दे दिया जाए तो दो मटेरियल को हमें कंपेयर करना है तो उसकी नेचर को भी हम जज कर सकते हैं बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द प्लास्टिक रीजन ऑफ द बॉडी. ठीक है. For some material, चलो ये बात छोड़ दो. इलास्टोमर एक अलग टाइप के मटेरियल होते हैं जो जिनका इलास्टिक रीजन बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. बस लिख लो, इलास्टोमर डज नॉट ओबे हुक्स लॉ बिकॉज ऑफ देयर लार्ज इलास्टिक रीजन. ठीक है. एग्जाम्पल रबर. Elastomers does not obey Hooke's law. यही लिख दिया रे, यही लिख दिया रे, जगह है काम करके. Elastic region. Example rubber. ठीक है. लो भाई सब लिखवा दिया. अब पढ़ लेते हैं हुक्स लॉ. ये जो ग्राफ बना हुआ है ये कौन सा ग्राफ है बताइए. स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो की बात हो रही है ना. तो ये कैसे बन रहा होगा ये ग्राफ, ये किसी पर्टिकुलर रीजन का ग्राफ है. ठीक है. किस रीजन का ग्राफ हो सकता है ये बताओ. बताओ. फर्स्ट रीजन का ग्राफ होगा ये. बस तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है. सर C2D. C2D देखिए जरा C2D में क्या हो रहा है. C2D में आपका स्ट्रेन ज़्यादा है, स्ट्रेस कम है. सर तो वैसे जा रहा है ना सर, B पॉइंट के बाद वो कर रहा है ना, नीचे आ रहा है. क्या कर रहा है सर B पॉइंट के बाद जो स्ट्रेस है वो कम हो रहा है, लेकिन स्ट्रेन तो वहाँ तक की तो सेम ही है. ये पॉइंट डी के करेस्पॉन्ड है. ठीक है. ये ग्राफ. चलिए आगे बढ़े. हुक्स लॉ देखो. इफ द डिफॉर्मेशन इज स्मॉल द स्ट्रेस इन बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन. इस लॉ लिखना है, पता तो है हम लोग को पहले से. लिखिए. इफ द डिफॉर्मेशन इज स्मॉल the deformation is small, the stress in a body is proportional to the corresponding strain.
दिस फैक्ट इज नोन एज हुक्स लॉ। इसे कहते हैं हुक्स लॉ, ठीक है। मिडिल रीजन ए टू सी। अच्छा एक मिनट रुको। नहीं बेटा, ओम नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। ए टू सी कैसे होगा? देखो ना, स्ट्रेस की वैल्यू कंपेरेटिवली बहुत कम है, स्ट्रेन की वैल्यू ज़्यादा है, एंड ये जो ग्राफ है इसमें कुछ करेक्शन हो सकता है बिकॉज ये सेट नहीं हो रहा। एक सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर देखें, चलो इसको हम पूरा डिफाइन करते हैं, एक एक रीजन, ठीक है। अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली स्टेट रीजन हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, कंपेयर करें पॉइंट्स को, ये ग्राफ को थोड़ा सा सही करने की जरूरत है। इसमें एक्चुअल में स्ट्रेन वाला पॉइंट जो है ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसमें स्ट्रेस, इसमें कुछ करेक्शन है बेटा, ये फॉर श्योर करेक्शन है। ये ऐसे होना चाहिए था एक्चुअली। इससे पता है क्या दिख रहा है? स्ट्रेन, अब ये सही दिख रहा है, स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है बेटा, ज़्यादा बढ़ रही है कंपेयर टू स्ट्रेस। ये पूरे ग्राफ में देखा गया है कि बियॉन्ड, आप जब तक चलोगे स्ट्रेट लाइन चलोगे तो ये क्लियर है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वहां तक स्ट्रेट रीजन होना चाहिए। उसके बाद ग्राफ बनाएंगे भी तो हमेशा स्ट्रेस डोमिनेट कर रहा है कि स्ट्रेन कर रहा है? स्ट्रेन डोमिनेट कर रहा है पूरे ग्राफ में। पूरे ग्राफ में स्ट्रेन डोमिनेट कर रहा है, तो एक्सपोनेंशियली स्ट्रेस को कैसे उठा सकता है? उठाएगा भी तो स्ट्रेन को उठाएगा ना। एक कॉमन डेटा जो हमने पढ़ा, अरे भाई ये डेटा तो सही है ना, डेटा तो गलत नहीं है ना। ये डेटा हम लोगों ने खुद बनाया, ये वाला डेटा तो हमने खुद बनाया, वो मैं इसलिए अवॉइड करता हूं क्योंकि उसमें कुछ करेक्शन लग रहा है मुझे, क्योंकि ये डेटा हमने खुद बनाया, क्लियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चलो ये रीजन तो क्लियर हो गया, स्ट्रेट लाइन चलेगा, इधर भी उतना ही चलेगा, उधर भी उतना ही चलेगा, ठीक, क्योंकि रेशियो की बात हो रही है। उसके बाद देखो डिप आ रहा है, डिप आ रहा है, किसमें डिप आ रहा है? स्ट्रेस में डिप आ रहा है ना भैया। स्ट्रेन की वैल्यू तो बढ़ रही है, तो इम्पॉसिबल वाली बात हो गई। तुम कह रहे हो कि नहीं स्ट्रेस को बढ़ा दो, एक्सपोनेंशियल कर्व बना रहे हो और ऐसे इंक्रीजिंग कर्व बना रहे हो और कह रहे हो स्ट्रेस आपका वाई एक्सिस में, आप उल्टा कर दो, मैं मान लूंगा ग्राफ सही है। या तो आप स्ट्रेन को ऊपर कर दो, स्ट्रेस को नीचे कर दो, मैं बात आपकी मान लूंगा, बिकॉज वही सही बात भी है कि आपका स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ रहा है स्ट्रेस के कंपैरिजन में। देखो यहाँ जैसे कंपेयर किया था, अगर ये दोनों का गैप देखोगे और ये दोनों का गैप देखोगे, भाई ये मुझे बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है ना बेटा? ओम, ये चीज है, इसमें करेक्शन है, इसमें करेक्शन है, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा था, ठीक है, क्योंकि मुझे वो लगा, इसलिए मैं डिलीट भी कर दिया उसको। मैं उसको क्रॉस चेक करवा लूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है उसमें गलत है। बहरहाल हम लोग के पास डेटा है काम भर का, हम लोग इससे भी बना सकते हैं डेटा, ठीक है। अगर आप वैल्यूज का बनाओगे, हाँ, अगर अब ये बात रेशियो की हो रही थी, अगर अब आपने क्या कर दिया कि नहीं इसका जो गैप है, अब डिविजन्स की बात करने लगे, वैल्यू की बात करने लगे, तो हो सकता है वो चेंज हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये था बेटा, इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मुझे ग्राफ जो है डाउटफुल लग रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा। मैंने इसको थोड़ा सा फ्लैट कर दिया, अब ये ग्राफ ठीक दिख रहा है, स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा दिख रही है और स्ट्रेस की कम, अब ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि विद इन इलास्टिक लिमिट तक ही ये काम करता है, या लिखूंगा मैं विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ सिर्फ इलास्टिक लिमिट के अंदर ही काम कर रहा था, ठीक है। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने लगेगा। अरे कुछ याद आ रहा है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये सारे नाम एक ही चीज के हैं, इसी कांस्टेंट के। दिस कांस्टेंट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी,
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन, इसका भी लिखूं, the type of material temperature and impurity। It does not depend value of stress and strain, values of ठीक है बेटा, ये हो गया। अब कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग। वाई डिनोशन को इतना ध्यान देते नहीं है, कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई सवाल करें। एक सवाल पूछ रहा हूँ और क्वेश्चन के दौरान ही पूछूंगा। हमने जो पढ़ा था कि जो भी डिफॉर्मिंग फोर्स होगा वो हमेशा नॉर्मल होगा, राइट? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, थीटा 90 होना चाहिए। अगर वो थीटा 90 नहीं है और 0 भी नहीं है तो तब उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। समझदार बच्चों, दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक नॉर्मल कंपोनेंट बन जाएगा और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर एक नई चीज सीखने को मिलेगी, तुम्हें शियर स्ट्रेन भी साथ साथ में दिखता रहेगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया ना, और आपको नॉर्मल स्ट्रेन भी दिखता रहेगा बिकॉज ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? द टोटल स्ट्रेन ऑन द बॉडी विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ शियर एंड जो भी आपका, अब वो डिपेंड करता है बॉडी कैसी है। मैंने यहाँ ध्यान से बड़ा बोला, मैंने बड़े ध्यान से बोला क्योंकि मुझे नहीं पता रॉड लिया है तुमने कि तुमने स्फीयर ले रखा है ना? क्योंकि अब वॉल्यूमेट्रिक बोलूँ, वॉल्यूम चेंज आएगा, लेंथ चेंज आएगा, मतलब मैं कहूँगा एक नॉर्मल डायमेंशन जैसे चेंज होता था वैसे होगा नॉर्मल कंपोनेंट की वजह से, और शियर वाला जो कंपोनेंट है वो परमानेंट है टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से। मतलब समझ में आ रहा है? अगर ऊपर से एक स्पेड को कोई दबा रहा है तो इसकी लेंथ कम हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, और साथ साथ में लेंथ कम होते होते इसका अपर डायमेंशन की डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो शियर एंगल भी बनता रहेगा और लेंथ भी कम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये दोनों पैरामीटर साथ में होंगे, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस बोथ विल बी डेवलप्ड। एक सवाल की तरह लिख लो या नोट बना के लिख लो, इफ थीटा is not equal to 0 and theta is also not equal to 90, ठीक है, of deforming force, इसका deforming force की बात हो रही है, then tangential stress and normal stress will be both will be developed। दोनों डेवलप होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाला, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू वायर ऑफ स्मॉल, वायर बोलने बेटा ध्यान रखना, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल लगेगा, वायर में तो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल ही लगता है ना, क्या और कुछ लगेगा? वायर है उसका डायमेंशन सिर्फ लेंथ ही लेंथ तो है, ठीक है।
तो यहाँ पर कैसे करेंगे आप क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला है इसमें, कुछ अलग तो पढ़ना नहीं है ना। क्या है भाई, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन तुम्हें रेडिया ही दिया गया जानबूझ के ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो कह रहे हैं फाइंड इफ दे आर स्ट्रेस बाय द सेम फोर्स द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस, मतलब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है दो अलग अलग मटेरियल और वायर के ऊपर जिनकी बाकी सारे डायमेंशंस क्या हैं, सेम है, मतलब उनकी लेंथ सेम होगी, बस रेडिया ही अलग अलग हो सकता है। तो ये हो जाएगा स्ट्रेस 1 अपॉन स्ट्रेस 2 है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, फोर्स दोनों में सेम है तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो F अपॉन पाई r1 स्क्वायर बन जाएगा F अपॉन पाई r2 स्क्वायर, यही तो होगा ना। F कट गया, ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहता है, तो ये बन जाएगा पाई r2 स्क्वायर अपॉन पाई r1 स्क्वायर, पाई भी कट गया बेटे, तो ये जाएगा r2 अपॉन r1 का होल स्क्वायर। आई थिंक आपके पास आ चुका है, दैट इज 1/4 बिकॉज r2 अपॉन r1, बिकॉज ये क्या दिया हुआ है r1 अपॉन r2, तो उल्टा करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर। इज इट ओके? बहुत सिंपल था बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A bar of cross section area A is subjected to equal and opposite tensile forces. टेंसाइल फोर्स है, ध्यान रखना, टेंसाइल फोर्स हमेशा नॉर्मल होते हैं, ठीक है। अब टेंशन तो पढ़ा दिया था ना मैंने, ये देखो ये डायग्राम बना हुआ, बनाना नहीं चाहिए था। कंसीडर प्लेन थ्रू द बार मेकिंग एंगल थीटा, मैंने कहा एक प्लेन ले लो और कितना एंगल मान रहा है वो, थीटा बना रहा है विद द एक्चुअल ओरिएंटेशन ऑफ द बार, ठीक है। आगे कह रहे हैं What is the tensile stress at this plane in terms of F, A and theta? तो कह रहे हैं कि मुझे बताइए भाई, इस जो आपके एक एंगल थीटा पर प्लेन है इस पर कितना हो रहा है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो रही है, आपको वेरिएबल्स के फॉर्म में ड्राइव करना है, फोर्स, एरिया क्रॉस सेक्शन और थीटा, ठीक। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द शियरिंग स्ट्रेस एट दिस प्लेन इन टर्म ऑफ F, A and theta। कह रहे हैं फिर शियरिंग स्ट्रेस कितना होगा ये भी आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। कैसे करेंगे बताओ भाई। कुछ आइडिया, गेट आइडिया। आज वैसे बारिश इतनी क्यों हो रही है, मतलब आज कुछ सिस्टम डिस्टर्ब है क्या? भगवान कहे ठंडी नहीं लग रहा है इन लोग को, ठंडी नहीं लग रही है, इन लोग को ठंडी करते हैं। तो बारिश से ठंडी चली जाती है, वैसे आती तो नहीं है। बारिश के टाइम पे ठंडी नहीं लगती, उसके बाद लगती है। सर ये टेंसाइल, हाँ बताओ बताओ। सर स्ट्रेन वाला जो फॉर्मूला था, चेंज इन डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम। बेटा एकदम पता है, एक्चुअल में चीजें कॉम्प्लिकेट करनी ही नहीं चाहिए लाइफ में। अपने को स्ट्रेस लगाना है, इतनी चीज सीखी थी बस कि यार स्ट्रेस लगेगा तभी जब नॉर्मल स्ट्रेस की बात करोगे तो ऐसे आप ऐसे जो है आपका हाथ है उसके परपेंडिकुलर है ना। अब हाथ अगर टेढ़ा हो गया तो अब ये अभी भी ऐसे जा रहा है लेकिन अब ये एंगल पे जा रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट कर लो या तो इस हाथ का एक कंपोनेंट कर लो, काम खत्म। इतना ही तो सिंपल दिमाग लगाना है ना। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्यों पढ़ाया, एरिया को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग द एरिया वेक्टर। तो चाहे एरिया को रिजोल्व कर लो चाहे फोर्स को रिजोल्व कर लो, आंसर तो आ ही जाएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अरे भैया ये प्लेन है, इसका कॉस कंपोनेंट ए कॉस थीटा बना देगा, जैसे ही कॉस थीटा बन जाएगा वैसे ही फोर्स डायरेक्शन में आ जाएगा, काम हो गया। काम हो गया कि नहीं हो गया, इतना ही तो करना था, ठीक है। आया किसी को कि मुझे ही से समझ में आ रहा है? तो स्ट्रेस का अगर टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखना है तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस में क्लियरली मैंने बार बार बताया है कि फोर्स हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। नॉर्मल फोर्स करना है तो भैया यहाँ पर एक एंगल पर है तो F cos थीटा कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और A नॉर्मल अगर निकालना है तो बन जाएगा भाई A अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से
एफ एन हो गया एफ कॉस थीटा, ए एन हो गया ए अपॉन कॉस थीटा, ताकि वैल्यू पुट कर देंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो कितना आ गया एफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करिए, जल्दी से। नेक्स्ट वाला और आसान है। एरिया तो आपको मैंने दे ही दिया है, लेकिन यहाँ टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया करना है। क्या करना है? शेयर स्ट्रेस क्या होता है? इसका आ गया ना सबका आंसर, कितना आएगा ये? एफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए। सेकेंड शेयर स्ट्रेस, इसमें फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। एक होता है टेंजेंशियल फोर्स, निकालिए। एरिया क्या है? ए अपॉन कॉस थीटा, और टेंजेंशियल फोर्स कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा। एक कॉस कंपोनेंट बनेगा, एक साइन। साइन हमेशा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा ना उसके, तो यहाँ जाएगा टेंजेंशियल फोर्स। तो ये हो गया आपका टेंजेंशियल फोर्स, हो गया आपका एफ टेंजेंशियल इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एरिया तो आपने निकाला ही था, ए अपॉन कॉस थीटा। पुट करके वैल्यू निकाल लें आप, क्या जाएगा? एफ साइन थीटा कॉस थीटा बाई ए, 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एफ साइन 2 थीटा अपॉन 2a। मैंने बेटा 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया और नीचे किया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, मिल जाएगा एफ साइन 2 थीटा अपॉन 2a। ये हो गया इसका आंसर। इतना ही करना था इसमें। डन। बाप रे, ये देखो गाना बजा। चलिए भाई क्वेश्चन देखिए। अपर एंड ऑफ वायर, अपर एंड बोल दिया तो कुछ तो यहाँ पर शेयर वाली बात हो रही होगी। अपर एंड ऑफ वायर क्या है? 1 मीटर लॉन्ग एंड 2 मिलीमीटर रेडियस इज क्लैम्प्ड। द लोअर एंड इज ट्विस्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ, एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया हुआ 45। ना एंगल ऑफ शेयर इज रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शेयर। बस वही यूज कर लो, फटाक से आंसर, बस सॉल्यूशन आ जाएगा। फाई इज इक्वल टू क्या था? आर थीटा अपॉन एल। तुरंत लगाइए, आंसर निकालिए, खत्म करिए क्वेश्चन, ठीक है। एक अपर एंड क्या है? लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और रेडियस दिया है 2 मिलीमीटर, तो उसको कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ हो जाएगा फाई इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल। आर कितना है? 2 × 10⁻³ मीटर। थीटा कितना है? 45 डिग्री, और लेंथ कितनी है? 1। 45 में रहेगा, डिग्री में आंसर निकालना है तो 45 में, और अगर आपको रेडियन निकालना है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो हमें अभी क्वेश्चन में डिग्री में ही निकालना है, तो कितना आएगा आंसर? 90 × 10⁻³ 0.09 डिग्री। ठीक बेटा, आगे बढ़ जाएं। बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ, इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं।
थ्योरेटिकली होते हैं सारे, बस थोड़ा सा लंबे चौड़े होते हैं। डिटेल्ड क्वेश्चन होगा, आसानी आएगा लेकिन कठिन नहीं आएगा। आगे बढ़ जाएं। द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर टू मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन फिगर। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, व्हिच मटेरियल हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस स्ट्रेस क्या होता है पता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पहला पढ़ेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल। मैंने ये अभी लिखवाया है नोट के अंदर। हाँ, तो वो दिमाग जो लगा लेगा फटाक से आंसर निकाल लेगा। फिर ब्रिटल आप निकाल लोगे, कह रहे हैं कि दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। अब ये तो कॉमन सेंस वाले सवाल हो गए, फटाफट आप निकालिए। ज़्यादा स्ट्रांग वाली बात अगर हो जाए, जो ज़्यादा समय लेगा टूटने में, अब वो तुम देख लो क्या है, क्या चक्कर है। तो आंख बंद करके आखिरी वाले का आंसर क्या है? जिसका ग्राफ लंबा चौड़ा वही स्ट्रांग हो गया। वो टूट ही नहीं रहा है, खींचते जा रहे हैं। इसका मतलब ए ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। आखिरी वाले का आंसर हो गया ए। अब बी और सी का आंसर भी आंख बंद करके बता सकते हैं। जिसका हाँ प्लास्टिक रीजन छोटा वो हो गया ब्रिटल, जिसका ज़्यादा उसको हो गया डक्टाइल। तो बी हो गया ब्रिटल और ए हो गया डक्टाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अब पहले वाले क्या कह रहे हैं? ग्रेटर यंग मॉडुलस कैसे पता चलेगा भैया? अब वो डिपेंड करता है कि वैल्यू ऑफ ए रीजन। ए पॉइंट कौन सा होता है? जहां से आपका इसके बाद रीजन चेंज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाती है। तो अब इसमें दिख रहा है कि कॉमन सेंस लगा लो, किसका रेशियो ज्यादा है, ए का या बी का? ए का बच्चे, ए ज्यादा ऊपर है ना, तो इसका रेशियो की वैल्यू ज्यादा रही होगी। तो ये आंसर उसका भी आ गया, ए हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और क्योंकि उसका स्लोप जो है ज्यादा स्टीप है, इसका मतलब रेशियो की वैल्यू ज्यादा आ रही होगी। ऐसे ग्राफ देख के आंसर निकालने होते हैं, इतना टाइम थोड़ा खराब करोगे आप। ठीक है, चलिए ये हो गया ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज अटैच्ड टू अ 30 सेंटीमीटर लॉग वायर। यहाँ ध्यान रखना ये टेंसाइल स्ट्रेस वाला है केस। याद है लॉन्गिट्यूडनल में दो पढ़ाए थे, पहला था टेंसाइल, उससे एक मास हमने अटैच कर रखा था और वायर जो है वो उसकी लेंथ बढ़ रही थी और ड्यू टू फोर्स ऑफ टेंशन। तो हम टेंशन कैसे क्रिएट कर रहे हैं? 10 किलोग्राम को अटैच कर दिया 30 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर से। ठीक, whose breaking stress is दिया हुआ है। वेरी गुड। The area cross section of the wire is 10 to the power -6 meter square. What is the maximum angular velocity with which it can be rotated in horizontal circle? ध्यान से करना भैया, horizontal circle कैसे बनता है? इस तरीके से या इस तरीके से? ठीक है, अब ये ऊपर से आ रहा है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे बनेगा बेटा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे तुम कहोगे सर ये तो गलत क्वेश्चन पूछ दिया है ना। आपको दिया हुआ है टेंसाइल स्ट्रेंथ दी हुई है या ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद से कह दिया कि कितना। अरे भाई दिमाग लगाओ, सर्कुलर मोशन में फोर्स लगता है, कुछ तो दिमाग लगा लो तो तुम्हें मिल जाएगा कौन सा वाला फोर्स लग रहा है इस केस में। और ब्रेकिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल टू अगेन फोर्स अपॉन एरिया। और जब भी आपका वायर सर्कुलर मोशन करेगा तो कौन सा फोर्स लगेगा? हाँ दिमाग लगाओ, हाँ मतलब सही जा रही हो तुम, थोड़ा थोड़ा अपॉन एरिया करना पड़ेगा लेकिन। करो 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 करो, वी की जगह ओमेगा यूज कर सकते हैं हम लोग, ओमेगा यूज करते, हमें ओमेगा ही तो चाहिए ना। लेंथ एज अ रेडियस काम करेगी इसमें? लेंथ एज अ रेडियस काम करेगी कि नहीं करेगी? पावनी को नहीं आ रहा, पावनी करी पता नहीं किसको पढ़ा रहे, क्या चक्कर है। अरे भाई सुन, सिंपल रखा कर दिमाग, तो बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेती है, तेरे को अभी समझ में आएगा। कुछ वायर दो यार उनको। चल ये है, अरे ये बहुत बढ़िया चीज है, ये है वायर, ठीक है, वायर तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। अब अगर इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाना है, इसका मतलब क्लियर है कि एक एंड आपका सर्कुलर करेगा, एक फिक्स होगा, अभी तो करेगा ना। मुझे बताओ बेटा रेडियस क्या होगा? जब मैं इसको सर्कुलर मोशन कराऊंगा तो रेडियस क्या होगा?
बोलो, वायर की लेंथ होगी कि नहीं होगी? बस हो गया आंसर सॉल्व। तो जब तुमने बोला कि सर इसकी लेंथ होगी, तो देखो मैंने सर्कल बना दिया, तुम्हें लग रहा है ये सर्कल वायर है, ऐसा नहीं है। सर्कल थोड़ा ना वायर होगा, मैंने तो वो पाथ को रिप्रेजेंट किया ना, ये वायर है, उसका एक एंड जो है हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा होगा, एक एंड तो फिक्स्ड पॉइंट पे होगा ना, कि वायर छोड़ दोगे वो सर्कल करने लगेगा, ऐसा होगा क्या कुछ? तो ये जो पाथ को ट्रेस किया था मैंने, ये सिखाने के लिए कौन सा प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो इसकी जो लेंथ है वही तो रेडियस है इसका, गिवन है कि नहीं रेडियस, कहां 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका कितना हो जाएगा 0.3, लो भाई रेडियस निकल गया। क्लियर है कि इसके ऊपर जो स्ट्रेस लगेगा उसका कॉज कौन होगा, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल खींच रहा है ना इसको बाहर की तरफ, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है। अब आप कहेंगे सर mv²/r कर दो, मैं कहूंगा l लिख लो, पहली बात तो अभी ठीक कर लो, ठीक। मैं कहूंगा भैया एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है तो एंगुलर के फॉर्म में लिखो, तो एंगुलर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या जाएगा m⍵²l, ठीक है। अब फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर करोगे, बिकॉज ये जो फोर्स लग रहा है बच्चे, ये वायर सिलिंड्रिकल होता है ना, होता है कि नहीं होता है, इसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा कि नहीं होगा। बाकी सब मिटा दो, हम सिर्फ वायर का एक एंड बनाएंगे जिसमें एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे जिस पर ये फोर्स लगा है। क्या इसके ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, इस एरिया के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो पूरे एरिया पे बटेगा, पर यूनिट एरिया निकलेगा। तो ये बन गया हमारी कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन के हिसाब से। तो क्या ये ब्रेकिंग स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर सकता है। एक सर्टेन पॉइंट पर पूछा गया है कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो सकती है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वही होगी जब वायर टूटने के पहले, तो टूटने वाला पॉइंट निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो भैया यहां से हो गया m⍵²l/a इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस। सारा बेटा काम कंसेप्ट का है, इसमें कुछ ऐसा, अब इसको इस चैप्टर में भी अगर आपको डिफिकल्टी लग रही है तो मुझे लगता है इससे आसान कोई चैप्टर हो सकता है। 4/18%। पहली बात तो 4/18% आएगा, ओमेगा निकाल रहे हैं, उन्होंने निकाला क्या बेटा, अभी निकालते हैं, वो तुम्हारा अलग चल रहा है सिस्टम, ठीक करते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो ये हो गया ω² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। इधर ध्यान दीजिए सब लोग जिसको नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसे करा जाता है क्वेश्चन। फिर ओमेगा हटा दोगे, जस्ट पुट द रूट लगा दो, खत्म करो, सारी वैल्यू आपके पास है। आपके पास एल है, आपके पास मास 10 किलोग्राम है, आपके पास एरिया क्रॉस सेक्शन 10⁻⁶ है, आपके पास ब्रेकिंग स्ट्रेस करना क्या है, जस्ट पुट द वैल्यू। तुमने क्या किया वैसे, बट इसमें बेटा हम देखेंगे नहीं, इसमें कुछ देखने लायक नहीं, यही किया, यही किया तब गलत आ गया। लेट मी सॉल्व इट। अरे नहीं बेटा, इसको ऐसे कैसे हो जाएगा, गलत हो गया होगा। लेट मी सॉल्व इट। कैलकुलेशन तो इतनी आसान चीज है, ध्यान से करें तो सब कुछ आसान रहेगा। कितनी बार कहा है कि 10 को सबसे पहले छेड़ो, बाकी सबको वैसे मतलब हटा दो सब। डिवीजन में क्या आएगा, मास 10 है, अरे ये तो पूरा कट गया है, खत्म ही हो गया। और नीचे क्या है 0. अरे डेसिमल भी कट गया, अरे ये क्या हो गया, ये तो 12 आ गया है। सही किया मैंने, इतना मारूंगा ना जो लिख दूं सब ब्रह्मा महेश हो गए हैं। 16 आएगा ना, हमने कहा 12 तो करिए, हाँ 12 मैंने 12 लिखा तो मैंने 12 बोल दिया। नहीं ये तो थोड़ा ना होता है, हम हमेशा सही पढ़ाएंगे ऐसा तो मैंने कहीं कहा ही नहीं, हम गलत भी पढ़ाते हैं, यही तो खेल है, ताकि आपकी गलती पकड़े। देखो इतना सिंपल था, रेडियन पर चलो भाई डन, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ एन, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आप खुद से कर लेंगे। ओम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सारे आंसर आपके लमसम सही थे। 0.09 डिग्री होगा, 0.90 डिग्री नहीं होगा, एक आंसर गलत हो गया, पहले सही बोला बाद में गलत बोल दिया, और बाकी सब सही चल रहा है। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ एल्युमिनियम 7.5 × 10⁸ भाई बाकी जनता क्या कर रही है, सो रही है क्या ऑनलाइन, सिर्फ ओम जो है झंडा लेके खड़ा है, बाकी लोग तो सो रहे हैं, सौम्या, आयुषी, महक, कृष्णकांत, शौर्य है, सब सो रहे हैं।
जाग जाओ बेटा, सुबह हो गई। ध्यान रखना इसमें यूनिट खेली गई है। यहाँ पे डाइन दिया हुआ है, एसआई नहीं है ये, इसको एसआई में करना पड़ेगा आपको, अगर आपको एसआई में सॉल्व करना है। लेकिन क्या पता जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर सारी क्वांटिटी सीजीएस में जाए तब भी आंसर आ जाएगा। अगर सारी एक कोई एसआई में है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यही रूल होता है, ठीक है। तो आप देख के करना अपने हिसाब से। तो फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एल्युमिनियम वायर दैट कैन हैंग वर्टिकली विदाउट गेटिंग ब्रोकन। इसका मतलब बेटा ये वो सर्टेन पॉइंट है जो ब्रेकिंग स्ट्रेस के पहले की बात हो रही है, क्योंकि उसके पहले तक वो टूटेगा नहीं, तो उसी लेंथ की बात कर रहे हैं कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस से पहले तक की लेंथ है, ठीक है। डेंसिटी दे दिया आपसे, और अब आप क्या निकालो, कैसे निकालोगे, जल्दी करो, ये खुद से करना, ये मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगा। कि यहाँ पर जो ब्रेकिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो किस पे हो रहा है, खुद के वेट की वजह से। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एल्युमिनियम वायर दैट कैन हैंग वर्टिकली विदाउट गेटिंग ब्रोकन। मतलब वायर को कैसे कर दिया, वर्टिकली हैंग कर रहे हैं। तो एक एंड आपका ये हो गया है ना, ये आपका एक एंड हो गया, और ये इसका मतलब है इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सिंगल एक ही फोर्स तो लग रहा होगा, दैट इज mg, जो कि उसके L/2 पर होगा। अगर कुछ याद हो सेंटर ऑफ मास वाली बातें कुछ याद हो तो आप तुरंत समझ जाओगे सब क्या कह रहे हैं, है ना। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसके L/2 पर लाई करेगा। डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम दिया हुआ, जानबूझकर रो दिया हुआ है ताकि आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ना हो तो फिर क्या होता है, एरिया होता है ना। अब मैंने वॉल्यूम जानबूझ के लिखा है, और गिवन दिया है जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सीजीएस, तो कर सकते हैं। तो आपको पता है कि फोर्स लग रहा है mg। अब आप करें क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो अपन इसको क्या कर देंगे, जो फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर विल बी mg, तो इसका मतलब है m को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एज अगर वॉल्यूम नहीं समझ में आता है तो लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज a and the length of the wire is L, because the shape of the wire is cylindrical, वो cylindrical होता है, तो we can just multiply area into length, we will get the volume of the cylinder. So what we can write it as A into L will represent volume, and volume into density is equal to mass. Is it okay? तो यहाँ से आ जाएगा रो, ठीक, into G। लो भैया आपको फोर्स का फॉर्मूला दे दिया मैंने, क्या दे दिया, फोर्स का फॉर्मूला। अब कर लीजिए, अब तो कर लेंगे, बिकॉज एरिया अगर नहीं भी पता है बेटा तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है AL रो G अपॉन A कट जाएगा, L तो पता ही है, रो तो पता ही है, G तो पता ही है, जस्ट पुट द वैल्यूज यू विल गेट द, हम आपको ना L निकालना है। तो वी हैव न्यू फॉर्मूला ऑफ लेंथ, L इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन density into G, where breaking stress is given by 7.5 into 10 to the power 8. I am not going to change anything because everything is in CGS, सब कुछ CGS में है, तो मैं बिल्कुल भी चेंज करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैंने स्टार्टिंग में हिंट दिया था। Density is also in CGS, that is 2.7, and the G, small g, that is acceleration to gravity, is also in CGS, that is 980 या 90 into 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डेसिमल को डेसिमल से काट सकते हैं, इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। यू शुड गेट द आंसर 2.83 × 10⁵ सेंटीमीटर। एंड हम लोग इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास एक्स्ट्रा बैगेज है ना, 10⁵ दिया हुआ, उसको अपन लिख सकते हैं किलोमीटर। सीधे सेंटीमीटर से किलोमीटर में 10⁵ लगता है, अगर किसी को नहीं पता है तो, ठीक है। कैसे, सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे 10⁻², फिर मीटर से किलोमीटर 10⁻3, समझ में आ रहा है कि नहीं, बन गया 10⁻5। तो इसका टोटल आंसर आ गया 2.83 × 10 किलोमीटर, ये इसका आंसर, ठीक है बेटा, नोट कर लें। तो इतना स्ट्रेच हो सकता है वायर। चले भाई आगे बढ़ जाए।
चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। पहली हेडिंग डालिए। डाल ली हेडिंग, लिखिए। the ratio of longitudinal stress strain is called Young modulus of elasticity। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या जाएगा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। लिखिए, ये हो जाएगा स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया, और ये जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से बन जाएगा फॉर्मूला कैपिटल F इंटू कैपिटल L अपॉन स्मॉल l ए। फिर कैपिटल क्या है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर या फिर जो भी आपका लेंथ है, और स्मॉल क्या, चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक, या रॉड। और ए तो जानते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और फोर्स क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स। लिखिए, if L is the original length of wire R is its radius, R is its radius, R क्या है उसका radius, and small l is the increase in its length, as result of suspending a weight of mg तो mg क्या हो गया आपका, डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया, ठीक है। देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल mg इंटू लेंथ ऑफ द वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू, जो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है उसी का मैंने एप्लीकेशन दिखा दिया कैसे यूज करते हैं, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर यूनिट दी हुई है पास, ठीक है। डायमेंशन क्या हो जाएगा, mlt माइनस ml माइनस 1 होगा, तो कुछ भी बोल दे सब हाँ ही हाँ बोलते हो। नीचे भी तो एक l एक्स्ट्रा आ रहा है, मीटर स्क्वायर है, ऊपर फोर्स में mlt माइनस 2 था, नीचे l स्क्वायर है, डिवाइड हो जाएगा, एक बच जाएगा डिनोमिनेटर में, l ऊपर आएगा तो माइनस 1। लैक ऑफ फोकस नहीं होना चाहिए, हमेशा टेस्ट लेते रहते हैं। आगे बढ़ जाएं। इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ ड्यू टू ओन वेट,
अब आप लोगों को एक केस पढ़ाने वाले हैं जिसमें आप लोग ये देखोगे कि अलग अलग पॉइंट पर जो स्ट्रेस है वो वैरी करेगा, ठीक है। अब एक चीज इसको समझना बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको वैसे तो हम पूरा ड्राइव करेंगे लेकिन समझना बहुत ही सिंपल सी बात है यार। अगर देखो, नोटिस करो, इसको मान लो एक तरीके की आपका वायर है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट पर स्ट्रेस किसके किसकी वजह से होगा, तो मैं कहूंगा यार इस पूरी रॉड को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दो, dx, इसकी वेट कितनी है dx, ठीक। सबका मास इक्विवेलेंट होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं यार अगर मैं यहां तक देखता हूं तो मुझे ऐसे dx के 10 पीसेस मिल जाते हैं, कितने 10 मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं। तो एक चीज क्लियर है कि भैया जो mg लगेगा वो सब पे लगेगा, टोटल जो लगेगा फोर्स उन सबका समेशन हो जाएगा, है ना। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? मैंने कहा कि ऊपर से लेंथ आ गए l/2, वहां पर l/2 पर जब आए तो जो स्ट्रेस होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो उस पॉइंट पर उसके नीचे वाले से ही वही इफेक्ट करेगा। तो इसके नीचे कितने हैं, जितने पीसेस बचे उतने का मास होगा, राइट। उतने की वजह से उसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा होगा, क्योंकि वो बाकी स्ट्रेस जो इसके ऊपर वाला है ये तो खुद ही इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे भाई मेरे को एक अच्छी सी बेल्ट पहनाई लोगों ने और मेरे को ऐसे हुक पे ऐसे टांग दिया, ठीक। तो मेरे वजह से हुक पे क्या हो रहा होगा, स्ट्रेस आ रहा होगा, राइट। अब मेरी टांग पकड़ के लटक गए दो लोग, तो मुझ पे जो स्ट्रेस आ रहा है वो ऊपर से आ रहा है कि नीचे से आ रहा है? मेरी टांगें दर्द होंगी ना, मैं ऐसे एक हाथ ऐसे हिलाऊंगा, हो गया। तो ये कैसे हो रहा है, ये नीचे वाले से हो रहा है ना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब है कि ये नीचे वाले जो मास हैं वही इसके स्ट्रेस में इन्वॉल्व होंगे, और नीचे जाएंगे तो उसके बाद जो रिमेनिंग होगा उसके जैसे होगा। सबसे नीचे जाएंगे तो कुछ है ही नहीं, तो एकदम फ्री है, आराम से वो लटका हुआ है ना। उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं है, वो स्ट्रेस दे रहा है किसी और को। जैसे कि मैं लटका था, हुक को दे रहा था, मुझे नहीं था स्ट्रेस। स्ट्रेस किसको है, मेरे से नीचे जो मेरी दो टांगे हैं उन टांगों पे जब लटके हुए थे उनके से मुझे स्ट्रेस आ रहा था, है ना। उनको मैंने झटकार दिया तो काम मेरा भी खत्म हो गया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ओम कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बेटा बोलिए। हेलो बेटा, माइक ऑन है आपका, बोलिए। सर वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा वाला पॉइंट? यही। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, वापस से एक्सप्लेन करते हैं अपन। मैंने कहा एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अलग अलग पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू को डिफाइन करना चाह रहे हैं कि अगर इसकी टोटल लेंथ L है, ठीक है, इसकी अगर टोटल लेंथ आपकी कितनी है, L है, तो यहाँ पर ध्यान देना, मैंने कहा कि अगर मैंने जहां पर इस रॉड को अटैच किया था इस पॉइंट पे देखूंगा तो सारी रॉड की जो टोटल मास है वो इन्वॉल्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसको समझने के लिए मैंने एक काम किया, मैंने कहा इस रॉड को एक काम करते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, उनकी विड्थ सबकी बराबर होगी तो सबका मास भी आइडेंटिकल होगा। बिकॉज मैंने जो रॉड ली है बेटा वो कैसी ली है, रॉड जो ली है मैंने वो यूनिफॉर्म ली है, यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा इसका मास स्मॉल m मान लेते हैं और जो टोटल कैपिटल M होगा वो क्या होगा, जितने भी मान लो n पीसेस थे तो n टाइम्स ऑफ स्मॉल m होगा या नहीं होगा। सिंपल लॉजिक है कि नहीं है, ठीक। जैसे 10 सेब मिलके 10 किलो वेट बना रहे हैं तो मैंने कहा एक सेब का वजन कितना होगा, तो हम कहेंगे सारे यूनिफॉर्म है तो 1 किलो हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि एक काम करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 1 का, तो तुम्हें टोटल वेट टोटल मास मिल जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। मास की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर इस पॉइंट पर जो अब यहाँ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लग रहा है थोड़ा सा, है ना, जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, कहेंगे सर ये वाले पीस पे से mg नीचे, फिर दूसरे वाले पे से भी mg, तीसरे के भी mg, चौथे जितने हैं सबसे mg फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जब फॉर्मूला बनाएंगे फोर्स का तो क्या जाएगा n टाइम्स ऑफ स्मॉल m इनटू g। जब मैं कहूंगा n इनटू स्मॉल m तो यार कैपिटल M को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कहेंगे ये टोटल मास हो गया इस पॉइंट पे। तो मेरी बात समझ गए? ओम मेरी बात समझ गए तो चैट में मुझे बताते रहिए, मैं आगे कंटिन्यू करता रहूंगा, कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब मैंने कहा नहीं, अब मैं आगे L/2 पर, मैंने ऊपर से कहा मैं आगे L/2 पर, तो क्लियरली है कि जो mg फोर्स होता है वो डाउनवर्ड फोर्स होता है ना। तो जो भी इस पॉइंट के नीचे वाले होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे फोर्स लगाने में, बाकी तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद तो ऊपर की तरफ फोर्स लगता नहीं है, नीचे लगता है, तो ये खुद भी एक स्ट्रेस क्रिएट करेगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द
जो भी लेंथ होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है बच्चे, तो अब इसके बाद मैंने कहा कि जो नंबर ऑफ जो आपके पीसेस बचे थे, मान लेते हैं एन डैश पीसेस बचे थे, एन डैश, ठीक है। तो फिर से करेंगे, तो हम ऐड करते जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, अब एफ डैश इज इक्वल टू जाएगा एन डैश इंटू एम इंटू जी। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। मैंने कहा एन डैश इंटू एम क्या है, वो कैपिटल एम बाई 2 है, बिकॉज वो एल बाई 2 पर था। टोटल मास का आधा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर दिख रहा है, क्लियर इंडिकेशन है कि जो बेटा स्ट्रेस के लिए अप्लीकेबल फोर्स है वो हाफ हो गया। इसका मतलब मैं क्लियरली कह सकता हूं कि L बाई 2 पर जो टॉप है, अगर यूनिफॉर्म रॉड रही होगी तो टॉप के रिस्पेक्ट में आधा स्ट्रेस लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब मैं सबसे नीचे आ जाऊंगा तो उस पॉइंट पे उसके नीचे कोई मास ही नहीं है, तो उस पॉइंट पे कोई स्ट्रेस होगा नहीं, मिनिमम स्ट्रेस होगा, ठीक है। और मैक्सिमम का होगा एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, विद द जो भी आपका फिक्स पॉइंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से होता है। अब इसको लिख डालिए फटाफट इसी बात में। कंसीडर अ रोप ऑफ मास कैपिटल एम, मिटा दूं क्या फिगर अपना वाला, अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हो, ठीक। कंसीडर अ रोप ऑफ मास कैपिटल एम, मिटा रहा हूं। Consider a rope of mass capital M and length capital L hanging vertically as the tension at different points on the rope is different, stress as well as strain will be different at different point. जब फोर्स वेरी करेगा तो स्ट्रेस वेरी करेगा, जब स्ट्रेस वेरी करेगा तो डायमेंशन चेंज भी वेरी करेगा। इसका मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों भी डिफरेंट। at different points, ठीक है। यहां लिखिए मैक्सिमम stress will be at point of suspension, minimum stress the lower end, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। लिखिए लेट एन एलिमेंट ऑफ रोप ऑफ लेंथ dx, ये जो फिगर बना है इसको लिखने जा रहे हैं। कितनी लेंथ ली उसकी, dx, फिगर बना लिया है ना पीछे। at x distance from the lower end, at x distance from the lower end, इस लाइन के बाद बेटा फिगर ये वाला होना चाहिए। मैंने कहा एक dx लेंथ ले ली और जिसकी दूरी लोअर एंड से कितनी है, कैपिटल स्मॉल x लिया मैंने, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा पता है, मुझे फोर्स निकालना तो अभी सिखाया था मैंने। क्या करेंगे, जितने पीसेस है उतने ऐड करेंगे तो मास निकल जाएगा।
तो इसका एक और तरीका होता है, अपन क्या कर सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ से हम जितनी लेंथ का मास चाहिए उतना मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें मास मिल जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ लेंथ ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ कितनी है, x, स्मॉल x, इनटू क्या कर देंगे g, हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस तो बहुत सिंपल होता है, T अपॉन A कर दो सर, यही तो करोगे ना, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा फॉर्मूला m अपॉन l इंटू एक्स जी अपॉन ए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, लेट द इंक्रीज in length of this element be dy, हम मान लेते हैं कितना लेंथ इंक्रीज हुआ, dy। किसकी बात कर रहा हूं, मैंने कहा dx जो एलिमेंट लिया था उसकी जो लेंथ इंक्रीज हो गई वो dy से इंक्रीज हो गई, तो नई लेंथ क्या होगी, dx प्लस dy होगी ना। देन स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है जितना चेंज इन डायमेंशन है, dy चेंज आ गया और ओरिजिनल जो डायमेंशन था, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखना ध्यान से, देन यंग मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू विल बी, y क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस कितना है, m अपॉन l इंटू एक्स जी अपॉन ए डिवाइडेड बाई dy बाई dx। गलत किया हो तो बताना मुझे। समझ में सबको आ रहा है, समझ सबको आ रहा है? dx कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, है ना, और dy को मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो नया इक्वेशन दिखने लगा, y dy इज इक्वल टू m अपॉन l a, और ऊपर आ जाएगा g और x dx मैंने अलग कर दिया, कांस्टेंट को एक साथ लिख दिया, वेरिएबल को एक साथ लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, बोथ साइड कांस्टेंट्स को अलग कर दूंगा और वेरिएबल्स को इंटीग्रेट कर दूंगा। तो y इज कांस्टेंट, mg अपॉन la इज आल्सो कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है, जो चेंज इन लेंथ आ रहा दैट इज dy, और क्या है वेरिएबल, पोजीशन ऑफ द dx, 0 टू क्या हो जाएगा, कैपिटल L। x कहां से कहां तक वेरी करेगा भाई, एकदम टॉप मोस्ट पे चले जाएं तो कैपिटल हो जाएगा और बॉटम पे जाएंगे तो 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो इस तरीके से लिमिट लगती है, तो यहां पर आ जाएगा y इंटीग्रेशन 0 टू मैक्सिमम, मैंने मान लिया कि डेल L चेंज आ रहा है, dy इज इक्वल टू mg अपॉन कैपिटल LA इनटू इधर क्या आ जाएगा x dx, और 0 से कैपिटल L, टोटल लेंथ कितनी है, बस इसको करते ही आपको मिल जाएगा फॉर्मूला कि मैक्सिमम कितना इंक्रीमेंट हो सकता है, किसी भी रॉड का मैक्सिमम इंक्रीमेंट निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, जो मैं करने वाला हूं। मैक्सिमम इंक्रीमेंट ऐसे निकाला जाता है, देखो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, वैल्यू पुट करेंगे डेल l माइनस 0 हो जाएगा डेल l, तो हो जाएगा y इनटू, अब इतना बेसिक मैथ पढ़ा चुका हूं कि आपको ये चीज ऑलरेडी आती है, मैं बार बार उस चीज को नहीं करूंगा। x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और लिमिट किस पे लगेगी, सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर पे लगेगी भैया, ठीक है। हो जाएगा y इनटू डेल l इज इक्वल टू mg अपॉन 2a, और यहाँ पर l स्क्वायर माइनस 0 l होता है, नीचे एक l था तो मैंने उसको काट दिया, तो डेल l का फॉर्मूला क्या बन गया, mg l अपॉन 2a। y आपको पता है, लेंथ पता हो जाएगी, एरिया क्रॉस सेक्शन हमेशा रॉड का या वायर का पता होगा, g पता होगा, मास पता होगा। इसका मतलब है कि अगर सिर्फ हमें यंग मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी पता हो मटेरियल की, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि उसके अंदर खुद के मास की वजह से कितना मैक्सिमम इंक्रीमेंट आ सकता है। समझ में आया कुछ? ठीक है, ये डेरिवेशन का काम ये था कि मैक्सिमम इंक्रीमेंट कितना हो सकता है बाय बताइए, बाय इट्स ओन मास, ठीक है, इफ वर्टिकली हैंग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
चलिए भाई, अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अपन, अगर एक और केस स्टडी कर लें जिसके लिए ये फिगर बना हुआ था। ये फिगर एक्चुअली ये सेकंड केस स्टडी के लिए था। चलो वही बता ही देते हैं, सब कुछ सिखा देते हैं, इतने तरीके बता रहे हैं एग्जाम में कि तुम्हें कभी कोई कमी ही ना हो। अब देखो मैं जरा सेंटर ऑफ मास की मदद से करने वाला हूँ सॉल्व, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की मदद से देखो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक। अब मैं यहाँ पे इस पर एक सेपरेटिंग लाइन बनाऊंगा, ठीक। अब देखो अल्टरनेट मेथड जो मैं पहले बोल रहा था स्टार्टिंग में, इसको डायरेक्टली भी किया जा सकता है, मतलब यही सेम फॉर्मूला आएगा, ठीक है। लिखिए, तो आपको अच्छे से पता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड विल बी एट L/2 फ्रॉम द टॉप, ठीक। जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, वहां पे अगर निकालेंगे तो mg इंटू क्या हो जाएगा L/2, क्या हो जाएगा बताओ भाई, इतना जो तुम लोग y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल mg, सेंटर ऑफ मास पे टोटल फोर्स लगता है दैट इज mg, इसकी डिस्टेंस कितनी है L/2। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला था क्या था, y इज इक्वल टू फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन क्या था भाई बताओ, यही तो फॉर्मूला था। तो अगर L पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा L/2 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा जो चेंज इन लेंथ हमने मान लिया कितना आया था डेल L, और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ठीक है। फिर से सब कुछ रीअरेंज कर लो, सीधे आ गया आंसर, कितना आ गया डेल L इज इक्वल टू mg L/2ay। लो भाई आ गया कि नहीं आ गया, आना ही था, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी करना हो तो, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी तो क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A इंटू L इंटू रो, यही तो होगा ना। A इंटू L क्या रिप्रेजेंट करेगा उसके, A इंटू L रिप्रेजेंट करेगा उसके वॉल्यूम को, ठीक है। तो नया फॉर्मूला बन जाएगा रो जी L स्क्वायर अपॉन 2y, यही तो होगा ना, A कट जाएगा एरिया क्रॉस सेक्शन, ये हो गया बेटा। अब पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, समझ में सबको आ रहा है, ठीक तो है। mg अपॉन L, बेटा कहाँ से कर रहे हो तुम, गलत कर रहे हो ओम, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो जरा, जो तुमने 134 पे रिप्लाई किया है उसको जरा ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आएगा, इसको वेरीफाई करो, ठीक है। हाँ भाई हो गया। नेक्स्ट लिखिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, या फिर उसको कैपिटल वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए लिखिए विद इन इलास्टिक लिमिट, इस फिगर की जरूरत नहीं है, ये फिगर की जरूरत बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, इससे कोई मतलब ही नहीं है इस फिगर का, तो इसको यहाँ से हटा दो। चलो लिखो इसके अंदर within elastic limit the ratio of the volume stress to the volume strain is called bulk modulus of elasticity. ठीक है।
फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है ना पूरा उसका, स्फीयर का या कोई भी सरफेस है ना, याद है कि नहीं? और नीचे क्या आ जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन, यहाँ अगर डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा ना इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। कंप्रेसिव होता था, याद हो अगर तो, ठीक है। और यहाँ फोर्स अपॉन, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रेशर अप्लाइड, ठीक है। हर डायरेक्शन चेंज इन डेल पी अपॉन क्या जाएगा? माइनस डेल पी अपॉन वी। The minus sign indicates a decrease in volume with an increase in stress and vice versa. यूनिट क्या होगी? यूनिट अभी भी वही होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर ठीक है, डायमेंशन भी सेम रहेगा। नेगेटिव साइन का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया, डिक्रीज, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या बात करते हैं? कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन लिखना है, लिखो, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क modulus of elasticity is known as compressibility. कैपिटल सी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है भैया, नोट कर लो। इसकी यूनिट उल्टी हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी बताओ? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन या फिर पास्कल इनवर्स, है ना, ये दोनों इसकी यूनिट होती है। कल का टेस्ट सीरीज का पेपर किसने किसने नहीं दिया? को देखें जरा। नेक्स्ट होता है बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, नीटा, हो गई। नेक्स्ट हेडिंग है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, नीटा। लिखिए द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, सब कुछ एक चीज क्लियर, यहाँ विद इन इलास्टिक लिमिट लिख लेना, इलास्टिक लिमिट, ये तो परमानेंट लाइन है। द रेशियो ऑफ sharing stress to the shearing strain is known as modulus of rigidity। इंक्लूजन करते हैं नीटा से, ठीक है बेटा। यहाँ क्या आ जाएगा? नीटा इज इक्वल टू जाएगा एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू क्या आ जाएगा? शेयरिंग एंगल, ठीक है। ये फॉर्मूला है। ठीक, एंगल ऑफ शेयर हमेशा रेडियन में, फाई विल ऑलवेज बी रेडियन, सिर्फ रेडियन में ही लेना बेटा, ऐसा ही में सॉल्व किया जाता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट होता है पॉइजन्स रेशियो।
शायद ये इस बार जो है इंक्लूडेड नहीं है, बहुत क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं पढ़ा दूंगा। ये तो रिकॉर्डिंग में भी नहीं गया, रिकॉर्ड नहीं हुआ है। पॉइजन रेशियो के बारे में जो भी बात करी हम लोगों ने। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अभी आएगा, आना चाहिए, अब तो आ जाना चाहिए। फॉर वायर ऑफ लेंथ L नॉट स्ट्रेस्ड बाय अ लेंथ x, हमने कितना x लेंथ से स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। द रीस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स इज कैपिटल F इज इक्वल टू क्या जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, होगा कि नहीं होगा? अरे स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता था, तो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया नहीं हो जाएगा? एरिया कैपिटल ए से लिखिए देखो यार, इसको आज हम बात करते थे तो कॉर्नर में रखा करो। अगर सही टाइम पे आज क्लास शुरू हुई होती तो आज मुझे लगता है ये खत्म ही हो जाता, कि अभी भी टाइम बहुत है और जैसे काफी कुछ पढ़ लिया हमने। वो स्ट्रेस इनटू, ठीक है, तो इसको वैल्यू पुट कर डालो, क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू क्या होता बेटा, कर लोगी, वाई इंटू एक्स अपॉन एल नॉट इंटू, ये मैंने क्या लिखा, कुछ याद आ रहा है? y होता था इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का होता था फोर्स अपॉन एरिया, तो मैंने एरिया का क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ही कर लिया था, ठीक है, बचा फोर्स और डिनोमिनेटर में होता था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज कितना x है और नीचे क्या था L नॉट ओरिजिनल लेंथ। समझ में आया? सिंपल फॉर्मूला है। तो वर्क डन विल बी, वर्क डन क्या हो जाएगा बताओ, W इज इक्वल टू एफ डॉट dx, है ना, मैंने कहा स्मॉल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया। मैंने कहा कि वर्क डन टू इलोंगेट वायर बाय dx लेंथ इज इक्वल टू dw, स्मॉल लेंथ है तो स्मॉल वर्क भी हो जाएगा, फोर्स इनटू जितना आपने लेंथ इंक्रीज किया होता है, ये तो करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है ना भाई फॉर्मूला, ठीक है, वेरी गुड। तो कर डालो, सारी वैल्यू पुट कर डालो, तो ये कितना आ जाएगा, y a अपॉन एल नॉट इज कांस्टेंट x dx, कुछ नहीं करना है बेटा, अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर डालेंगे, जितना करना चाहते हो। मैंने कहा इसको मैक्सिमम में डेल एल इंक्रीमेंट करूंगा, डेल एल इंक्रीमेंट करूंगा। आई थिंक आपके सामने आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू कैपिटल W इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ठीक है बेटा, फिर x की वैल्यू को पुट करो डेल एल, तो डेल एल का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है y a अपॉन 2l नॉट डेल एल इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर लिखना हो मुझे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को फिर कैसे डिफाइन करूंगा। तो मैंने कहा ये 1/2 अलग कर लीजिए, y अलग कर लीजिए, कैपिटल Y है। फिर मैंने कहा यार अगर मुझे स्ट्रेन बनाना है तो मुझे डेल एल अपॉन क्या एल नॉट चाहिए होगा, तो मैंने कहा एक काम करो, डेल एल अपॉन एल नॉट का होल स्क्वायर कर दो। तुम कहोगे सर एक ही एल था, मैंने कहा एक मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बनेगा ए एल नॉट, लो भाई, और ए एल नॉट क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2, y पता है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको पता रहेगा, उसका स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ द, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसका एक लास्ट फॉर्मेशन क्या हो सकता है, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। तो 1/2 इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। एक फॉर्मूला अभी मैंने बनाया, ये वहां लिखा हुआ है। फिर एक और फॉर्मूला हो सकता है, अगर y की वैल्यू पुट कर दे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर दे तो एक स्ट्रेन कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला नया कैसे बनेगा, 1/2 इंटू स्ट्रेस, ये वर्क डन का फॉर्मूला है, इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। क्या कहते हो, सही है? तो ये हो गया बेटा वर्क डन का डिफरेंट फॉर्मूला। जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हैं उसके हिसाब से वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? पढ़ते जाइए। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस हैं। ये चैप्टर सॉलिड वाला चैप्टर तो लमसम खत्म ही हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका स्टार्ट होगा हाइड्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब है फ्लूइड में आ गए आप। ठीक है, लिखो फटाफट देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। तो पहला होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू वीकनेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो अगर इलास्टिसिटी डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब है कि प्लास्टिसिटी क्या होगा, इंक्रीजेस। बॉडी का प्लास्टिसिटी इंक्रीज होगा, यानी कि ब्रेकिंग पॉइंट के पास वो जल्दी पहुंचेगा। फॉर स्पेशल, ये लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर स्पेशल काइंड ऑफ स्टील elastic constant do not vary. Do not vary. ठीक है, with temperature appreciably with temperature के साथ बहुत ज़्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलता। ठीक है, दिस स्टिल इज कॉल्ड इनवर्स स्टिल। क्या कहते हैं, इनवेरिएबल है ना, हम इनवर्स स्टिल हो गया। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी नेक्स्ट होता है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। Y slightly increase, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इंक्रीज होता है, इंक्रीज है with impurities। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। रीजन क्या है, इम्प्योरिटी आने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, जिसके वजह से y इंक्रीज होता है। y इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन को ज़्यादा इफेक्टिवली असरदार तरीके से हम अपोज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
एंड लास्ट है आपका इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। मैंने ये इम्प्योरिटी वाली चीज पहले ही पढ़ा दी। इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, लिखिए के और के की बात कर रहे हैं, ठीक है। के इज इक्वल टू वाई इंटू आर नॉट। वाई क्या है? यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। आर नॉट क्या है? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस। आर नॉट क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस। ठीक है। अब इसमें पढ़ना है हम लोग को न्यूमेरिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिखवाऊंगा, 1-2 पॉइंट लिखवाऊंगा एक्चुअली, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल होता है इस्तेमाल क्रेन के अंदर। तो क्रेन के अंदर आपको लिखवाऊंगा यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, ठीक है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। और स्टील के लिए यील्ड स्ट्रेंथ होती है 310⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब मैं लिखवाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग जो है थोड़ा सा हाइड्रोस्टैटिक के बारे में स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में जो सॉलिड्स के बारे में है वो यहीं पर एंड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया है आपको? चलिए ठीक है, थैंक यू।